हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को आपके छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसी में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग का पार्टनरशिप का होता है वो फंडामेंटल्स, जिसमें कुछ बेसिक बातें बताई जाती है पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल टॉपिक रिलेटेड टू पार्टनरशिप। चलिए एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिएगा। बेसिकली जो इसका हेडिंग होगा वो हेडिंग कुछ यूँ लिखिए, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाँ वो क्या है हमारा, उसमें हम लोग का है फंडामेंटल्स। तो बेसिकली हमने अकाउंटिंग सीखनी है एक पार्टनरशिप कंसर्न की। जैसा कि मैंने 12th क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि मेनली 12th में जो हमारी कवरेज है वो डिफरेंट तरह के बिजनेस कंसर्न की अकाउंटिंग सिखाएगा, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जो हम लोगों ने सीख लिया, कंपनी की अकाउंटिंग भी सिखाएगा, आगे देखेंगे हम लोग, और पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सीखना। इससे अलावा एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंसर्न की होती है, वो ऑलरेडी आप 11th में सीख लिए होते हैं। तो आज हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसकी कहानी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक वर्ड आपके पास आ रहा है पार्टनरशिप। तो पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो बड़ा ही अगर देखा जाए तो नोन वर्ड होता है, प्रैक्टिकल दुनिया में भी इस वर्ड को हम लोग खूब सुनते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप में होता क्या है कि यदि किसी बिजनेस कंसर्न को, जो कि हम लोग बात बिजनेस से रिलेटेड ही करेंगे, मोर देन 1 पर्सन कैरी करे। मोर देन 1 पर्सन का मतलब मोर देन 1 ऑनर अगर उसे कैरी करते हैं और उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं, रेशियो जो भी हो, पर प्रॉफिट की शेयरिंग होती है, तो फिर उस बिजनेस कंसर्न को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस। वही अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कैरी करता है एज ऑनर तो वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। लेकिन मोर देन 1 पर्सन मिलकर अगर बिजनेस को कैरी करे तो वो आपका पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। हाँ, चूंकि मोर देन 1 पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए एक रिटन एग्रीमेंट भी तैयार होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारे कंटेंट होते हैं। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस का एक मेन बेस बुनियाद होता है एग्रीमेंट। तो उसी बेस पे आइए पहले 2 लाइन इसके मीनिंग को लिखिए हेडिंग में, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। लिखे कि when two or more person enter into an agreement for setting up a business and sharing profit, comma, it is called पार्टनरशिप। मोर देन 1 पर्सन मिलकर
अगर बिजनेस कैरी कर रहे हैं, जिसके लिए एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन सारे मेंटेन होते हैं, जिसमें किस पार्टनर का क्या राइट, क्या ड्यूटी, क्या बिजनेस होगा, कितने कैपिटल्स होंगे, वो सब एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग होगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस हमेशा याद रखें प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी धर्म सेवा अगर वो करते तो वो एनपीओ में चला जाता है। पार्टनरशिप वो प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन होती है। एनपीओ हमने पढ़ा कि उसमें प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन नहीं होती, किसी खास ऑब्जेक्ट के लिए होता है, लेकिन ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए। अगर प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन और आपस में अगर देखें तो शेयरिंग होती है, तो वो बिजनेस कंसर्न आपकी क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है जी। इसी बेस पे आइए जरा इसके कुछ फीचर्स ये नोट कर लिया सबने, फटाफट नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे, हो गया। आइए इसी बेस पे आइए एक नेक्स्ट टर्म लिखेंगे आप लोग, फीचर्स, जैसी को कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग तो समझा हमने, जो 2 और मोर पर्सन मिलकर कैरी करते हैं बिजनेस, वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। अब उसी बेस पे इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आइए जरा वो देखें। सबसे पहला, नंबर 1, सबसे पहला अगर देखें तो फर्स्ट 2 और मोर पर्सन का होना जरूरी है। 2 और मोर पर्सन्स, कभी भी अकेले पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं किया जा सकता। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जरूर होने चाहिए। ठीक है जी। 2 और मोर पर्सन का मतलब एज ए ऑनर। नंबर 2 और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है? एग्रीमेंट। चूंकि मोर देन 1 पर्सन होते हैं, जब तक आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, किसी से कोई कंप्लेन नहीं होता। लेकिन यदि मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो वहीं आपस में कुछ डिस्प्यूट शुरू हो सकते हैं। तो डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? रूल्स, रेगुलेशन, एग्रीमेंट बनाना चाहिए। उसी के बेस पे सभी पार्टनर्स काम करेंगे। ठीक। नंबर 3, बिजनेस का होना जरूरी है। और बिजनेस भी बताइए, सोने की स्मगलिंग की जाए क्या? बिजनेस कोई भी नहीं, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 डालिएगा, लॉफुल बिजनेस। तो देखिए ये सब एक इंपॉर्टेंट फीचर्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं। 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, उसमें लॉफुल बिजनेस। अगर आप किसी अदर एक्टिविटीज के लिए अगर मोर देन 1 पर्सन जुड़ते हैं तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एनपीओ हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं हो सकता। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ही होता है। और बिजनेस में भी बताइए प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन और प्रॉफिट आपस में बांटना होगा। इसलिए एक पॉइंट आप डाल सकते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लिखते चलिएगा। 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एग्रीमेंट बनेगा, कोई बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का प्रॉफिट जो भी हो वो शेयर होना चाहिए। हाँ सर, अगर लॉस हो गया तो अंडरस्टूड है कि लॉस भी बांटेंगे, लेकिन पॉजिटिव माइंड होता है, इसीलिए वर्ड हम लोग प्रॉफिट यूज करते हैं। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपस में शेयरिंग होता है। ठीक। किस रेशियो में होगा वो आप एग्रीमेंट में लिखेंगे। जरूरी नहीं कि इक्वली बांटे, आप रेशियो जो भी रख सकते हैं, कोई ज्यादा लेगा कोई कम लेगा, ऐसा भी हो सकता है। वो जो बातें वो एग्रीमेंट में लिखिए, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो पार्टनर्स मोर देन 1 पर्सन है उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जैसे ध्यान से पहले लिख लीजिए, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड
एजेंट। आपस में जो इनके रिलेशन होंगे वो प्रिंसिपल एजेंट के होते हैं। अब सर ये प्रिंसिपल एजेंट क्या, देखिए ध्यान से कि वर्ड अगर मैं एजेंट की बात करूं तो एजेंट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। कोई पर्सन जो एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन किसी और पर्सन के बिहाफ में, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। और ये जो अदर पर्सन होता है, यही अदर पर्सन बताइए क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल के लिए एजेंट काम करता है। तो ये टर्म्स आपके पार्टनरशिप में यूज किया गया है कि पार्टनर्स के जो रिलेशन भी होते हैं पार्टनरशिप में, वो प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होता है। ऐसा टर्म्स क्यों यूज किया गया, जैसे देखिए अगर हमारे मान लो फर्म में 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर है, कपड़े का बिजनेस चल रहा है, तो बताइए क्या जरूरी है कि चारों पार्टनर दुकान पे बैठ के माल बेचे? नो। हो सकता है कि एक पार्टनर को परचेज अथॉरिटी दे दी जाए, एक पार्टनर तुम सेलिंग अथॉरिटी संभालो, एक पार्टनर तो फाइनेंस का अरेंजमेंट करो, अलग अलग एक्टिविटीज काम दिया जा सकता है। अब देखिए अगर एक पार्टनर गया लोन लेने के लिए फर्म के लिए, उसको फाइनेंस का आइडिया संभालने के लिए दे दिया गया, तो यदि अगर वो लोन लेने के लिए जा रहा है तो फर्म के लिए जो भी उसने लोन लिया, क्या वो इंडिविजुअली पार्टनर अकेला लायबल होगा? जैसे मान लीजिए मिस्टर बी, उनको अथॉरिटी दी गई, जाइए आप लोन लीजिए, जबकि पार्टनर कौन कौन है, 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, ये 4 पार्टनर है। अब इसमें से मिस्टर बी वो लोन लिया फॉर, बताइए किसके लिए, फर्म के लिए। तो बी द्वारा लिया गया लोन के लिए बताइए क्या केवल बी लायबल होगा? नो। बताइए ये ए बी सी डी, बताइए सभी लायबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्ट कर रहा है मिस्टर बी, लेकिन उसके लिए लायबल ए बी सी डी तीनों हो रहा है। तो एक तरीके से यही चीज तो प्रिंसिपल और एजेंट में भी होता है कि एक्ट एजेंट करता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लायबिलिटी सब उसके प्रिंसिपल पे आती है। तो यहीं पे कहता है कि एक्ट अगर कोई एक पार्टनर करेगा तो ऐसा नहीं कि बाकी पार्टनर उसकी लायबिलिटी से बच जाएंगे, अरे ये तो मिस्टर बी ने लोन लिया था, मिस्टर बी समझे। नो, मिस्टर बी ने ए बी सी डी सब, बशर्ते कि बी किसके बिहाफ पे, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ले रहा हो। तो वही फीचर्स बताया गया है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेशन कैसे होते हैं। तो प्रिंसिपल और एजेंट का, हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। सब एक दूसरे के प्रिंसिपल और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप में लिया गया है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। इज दैट क्लियर? तो आइए आगे बढ़े। तो देखिए हमने 5 पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक और पॉइंट लिखे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, फिर देखिए जैसे मैंने बताया कि कपड़े की दुकान है, 4 पार्टनर हैं, तो क्या चारों पार्टनर को दुकान पे बैठना जरूरी है क्या? नो। इच्छा है चारों पार्टनर दुकान पे बैठे, या उसके बिहाफ पे सिर्फ 2 पार्टनर दुकान पे बैठे, एक पार्टनर भी बैठ सकता है। ऐसा भी कई बार होता है कि एक पार्टनर बिजनेस कर रहा है, दुकान पे बैठेगा, एक पार्टनर ने पूंजी लगा दी। ये संभव है या नहीं? फिर वही बात जो पॉइंट नंबर 5 है उसी से रिलेटेड कि अगर एक पार्टनर भी कैरी करेगा तो पूरा फर्म, अगर एक पार्टनर उस बिजनेस को कैरी कर रहा है, कोई डील कर रहा है, तो पूरा फर्म उसके लिए लायबल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, business carried on by all partners or any of them act
फोर और, या तो सभी पार्टनर मिलकर करें या कोई उसमें से एक हो दो हो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फर्म उसके लिए लाइबल होगी। तो ये भी एक फीचर्स में रहता है कि बिजनेस कैरी सभी पार्टनर्स द्वारा हो या उसमें से कोई एक के द्वारा, दो के द्वारा भी हो सकता है, एनी ऑफ देम के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है जी, एक दो जगह टेक्निकल इसके फीचर्स आप लोग जान लें। हालांकि जब हम लोग इसका लीगल टर्म्स चेक करते हैं तो डिटेल बात करते हैं, आपको तो अकाउंटिंग सीखनी है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, इसलिए जरूरी है इन टर्म्स को भी जान लेना कि पार्टनरशिप फर्म का लिखेंगे नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखिए, एक फर्म की एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। सेपरेट एग्जिस्टेंस ना होने का मतलब ये है कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक माने जाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल वाइज समझिए इसको, जैसे मैंने लिया एक फर्म है, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म है, जिस फर्म का नाम है ABC एंड कंपनी। ठीक है जी, ये फर्म है। इस फर्म के पार्टनर्स मान लो भाई 4 पार्टनर हैं, A, B, C और D, ये 4 पार्टनर हैं। चारों पार्टनर ने कहा कि ठीक है फर्म को चलाया जाए, फर्म के लिए चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो एज अ कैपिटल मान लीजिए चारों ने 5-5 लाख रुपए, 5 लाख इन्होंने, 5 लाख बी ने, 5 लाख सी ने और 5 लाख डी ने, ये चारों ने लगाया। इस तरीके से बताइए फर्म के पास कितने पैसे आ गए? 20 लाख। चारों ने मिलकर लगाया। कहा कुछ पैसों की और जरूरत है तो कुछ मार्केट से लोन भी लिया जाए, तो ठीक है जी, फर्म ने एक बैंक लोन लिया। बैंक लोन 10 लाख का, इस तरह से बताइए, प्लस 10 लाख और हो गए। अब इस तरह से बताइए कितना हो गया टोटल? 30 लाख रुपीस फर्म के पास आ चुकी है। अब फर्म ने कैरी बिजनेस कैरी किया। अब इस तरह से वक्त बीतता गया, बिजनेस फेलियर हो गया, पूरा बिजनेस फेलियर हो गया। अब बिजनेस फेलियर हो गया, पूरे 30 लाख रुपीस आपके डूब गए, खत्म हो गए मान लो। अब पूरे 30 लाख रुपए डूब गए, तो ये जो बैंक है वो बैंक पहुंची तो बताइए वो किससे मिलेगी? वो ABCD इन लोगों से मिल रही है। ये जो 4 लोग हैं उनसे मिल रही है बैंक और बोल रही है कि मेरे 10 लाख रुपए दिए जाए, वापस करो, रिटर्न करो, लोन के रूप में लिया है। तो देखिए ABCD कह रहा है कि भाई वो तो बिजनेस फेलियर हो गया, तो बैंक कह रही है कि भाई हमने तो लोन दिया था, फेलियर हो जो भी, हमारे पैसे तो लौटाने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ABCD कह रहे हैं कि देखो भाई फर्म खोली गई ABC एंड कंपनी, उसमें हम लोगों ने भी 5 लाख रुपीस लगाए और आपसे भी लोन लिया गया 10 लाख, 30 लाख रुपए बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और वो बिजनेस एक एक पेपर आपके पास अवेलेबल है, बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहे हैं, वो सारे पैसे डूब चुके हैं। तो हमने भी खोए, तुमने भी खोए, थोड़ा हम रो लेते, थोड़ा तुम रो लो, अब क्या किया जा सकता है? तो बैंक कह रही है कि नो, आप ये पैसे घर से ला कर दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पैसे देने होंगे।
तो ए बी सी डी ये कह रहे हैं कि मेरे से क्यों मांग रहे हो पैसा, जाओ एबीसीएन कंपनी से मांगो, पैसे तो आपने फर्म को दिए थे ना, उनसे मांगो, मेरे से क्यों मांग रहे हो। क्वेश्चन यही बनता है कि क्या बैंक ए बी सी डी से पैसे मांग सकती है। तो यहीं पे लॉ कहता है, अंडर पार्टनरशिप एक्ट कानून ये कहता है कि बिल्कुल मांग सकती है, क्योंकि एबीसीएन कंपनी और एबीसीडी यानी फर्म और पार्टनर ये दोनों एक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एक माने जाएंगे। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, फर्म का कोई सेपरेट अस्तित्व नहीं है। यही फीचर आप कंपनी में आएंगे पढ़ेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर कंपनी को दे दिया गया कि कंपनी यू हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, लेकिन फर्म को ये फीचर नहीं दिया गया, यानी फर्म और उसके पार्टनर दोनों एक माने जाएंगे। तो भले ही फर्म में अलग से 30 लाख रुपए लगे थे, पार्टनर से 5-5 लगा के 20 लाख लगाए थे, लेकिन डूब जाने के बाद बैंक लोन चुकाना केवल फर्म की लायबिलिटी नहीं है, फर्म के साथ साथ उसके पार्टनर्स की भी लायबिलिटी है, और इसलिए उनको घर से भी वो पैसा लाना होगा। वाई? बिकॉज फर्म एंड पार्टनर वो दोनों एक हैं, दोनों के बीच सेपरेशन नहीं है। इसी बेस पे कहा गया है कि फर्म हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, फर्म की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। फर्म का बुनियाद कौन है? पार्टनर से। फर्म और पार्टनर एक माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए उसी बेस पे देखिए, ये कह रहा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, और इसी बेस पे एक लास्ट पॉइंट नोट करेंगे कि फर्म की बताइए पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं, क्या वो 5 लाख रुपए जो कैपिटल के रूप में लगाया वहीं तक लिमिट है? उन्होंने कहा नहीं, पैसे डूब गए तो बताइए बैंक का लोन चुकाने के लिए उनको घर से भी वो पैसे लाने होंगे या नहीं? घर बेचकर भी देना पड़ेगा पैसा। इसका मतलब पार्टनर ये ना समझे कि 5 लाख रुपए अगर हमने बिजनेस में लगाया तो बस यहीं तक मैक्सिमम मेरा डूब सकता है, तो उसको बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटीज, जो कि फीचर्स कंपनी में मिलेगा। लेकिन यहां कहता है कि ड्यू टू नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फर्म्स पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो एक और फीचर्स हम लोग डाल सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बताइए सारे फीचर्स क्लियर हैं? तो ये कुछ हमने फीचर्स बताए, कुछ तो डेफिनेशंस मीनिंग से ही क्लियर हो जा रहे हैं, कुछ 1-2 पॉइंट्स हमने टेक्निकल भी बताए जो कि थ्योरेटिकल टर्म जानने के लिए जरूरी है। तो यहां मीनिंग्स और फीचर्स 2 चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। थोड़ा आइए आगे बढ़े। एक वर्ड और हमने सीखना है, नोट करेंगे। एक वर्ड डालिए, पार्टनरशिप डीड। वर्ड पार्टनरशिप डीड, डीड को ही हम लोग एक दूसरा वर्ड दे सकते हैं, द वर्ड एग्रीमेंट। नोट करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 2 और मोर पर्सन मिलकर इस बिजनेस को कैरी करते हैं, जिनके बीच एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। क्यों एग्रीमेंट बनाया जाता है? तो हमने कहा कि अगर आप अकेला बिजनेस कैरी करते, कैसे चलाना है वो हमारी मर्जी है, लेकिन मोर देन 1 पर्सन है तो एक दूसरे का एक्सपेक्टेशन होता है। अब सोचिए एक पार्टनर पता चले कि 4 दिन से दुकान आता ही नहीं है, तो दूसरा पार्टनर परेशान हो जाएगा। तो आपस में तालमेल बनाने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स वो बड़ा जरूरी होता है। उसी के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जो रिटन बेस पे नॉर्मली तैयार होता है, जिसमें टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, किस पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगे, ये सारी बातें उसमें कंटेन्ड होगी, जिससे आपस में कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। जिसकी जो ड्यूटीज है वो ड्यूटीज अपना निभाए, जिसके जो राइट्स है वो राइट्स अपना अवेल कर सकता है। तो इसी के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है
जिसमें टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप कंटेंट होते हैं, उसमें पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज ये सब कंटेंट होते हैं। तो आइए लिखिए पार्टनरशिप deed is a written document. Partnership deed is a written document containing the terms of agreement between the partners। ये पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो इस डीड में कंटेन्ड होते हैं। इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी जो इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड जिस डॉक्यूमेंट में बातें कंटेंट की जाती है उसको एक आर्टिकल्स वर्ड बोला जाता है। तो वो वर्ड भी आप चाहें तो यहाँ यूज करते हैं या कई जगह लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो लिख लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ partnership। It is also known as articles of partnership। मेनली इसमें क्या लिखे जाते हैं, तो राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, तो एक लाइन लिखिएगा। इट कंटेन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज लिखे जाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड हो, कोई अपनी बातों से मुकर ना जाए, इसलिए इस डीड रूपी डॉक्यूमेंट पे सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, साइन करवा लिए जाते हैं। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा। पार्टनरशिप deed should be signed by the all partners, signed by all the partners। बताइए ये बातें समझ आ रही हैं? तो जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें टर्म्स लिखे जाते हैं, राइट ड्यूटीज पार्टनर्स के लिखे जाते हैं, सभी के साइन होंगे, वही क्या होता है, वो पार्टनरशिप डीड होता है। मैंने कहा क्यों बनाओ, ताकि आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो। जैसे देखिएगा 4 फ्रेंड साथ में रहते हैं, तो जब तक वो फ्रेंड्स अकेले अकेले रहते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, बट 4 फ्रेंड साथ में क्लोज फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही साथ में रहना शुरू करेंगे, खासकर जैसे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या किसी और काम से, 4 दोस्त एक साथ अगर एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिए, तो चारों क्लोज फ्रेंड पता चले आपस में दुश्मन बन जाते हैं, ह्यूज डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। कभी किसी बात के लिए, कभी किसी बात के लिए। कोई बोलता है डेली सब्जी मैं ही ला रहा हूँ, किसी को चिंता नहीं। कोई बोलता है डेली रात को डिनर मैं ही बना रहा हूँ। कोई बोलता है सुबह उठता ही नहीं है कोई, मुझे क्लास जाना होता है, अकेले बनाता हूँ, कोई ध्यान नहीं देता। इस तरह के ऐसे ऐसे बहुत से प्रॉब्लम पता चलता है। कोई अपने रिलेटिव्स आए दोस्त के, आइए आइए अपना ही घर समझिए, 2 दिन नहीं 4 दिन रुकिए, और किसी दोस्त के रिलेटिव आ गए, बताओ पढ़ाई का समय है, कोई चिंता ही नहीं है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, वगैरह वगैरह ऐसी परेशानियां। हाँ जी, ऐसे खूब डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक उसी तरह पार्टनरशिप में भी 4 पार्टनर है, आपस में डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है।
तो बताइए अगर ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या, चारों फ्रेंड्स को अलग अलग रहना चाहिए? नो। तो उसी के लिए बताइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि चलो ठीक है, डेली सब्जी कौन लाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट कौन तैयार करेगा, शाम का डिनर कौन तैयार करेगा। एक प्रॉपर डायरी बनती है, डायरी पे सारे एक्सपेंसेस नोट होते हैं और फिर वो डिवाइड हो जाते हैं चारों फ्रेंड में। रिलेटिव्स के लिए रूल बनाते हैं हम लोग कि हाँ कोई भी रिलेटिव्स मिलने आएंगे तो ठीक मिल सकते हैं, बट नाइट होल्ड नॉट अलाउड। रात को मिलना, रात को रुकना किसी भी रिलेटिव्स के लिए रूल है पहले से। ये जो मैं बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। हम लोग भी दिल्ली में रहते थे तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करते थे, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई रूल ही बना हुआ है, रिलेटिव्स आएंगे चाहे अपने हो या दोस्त के हो, मिले, लेकिन नाइट होल्ड नॉट अलाउ, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो अगर ऐसे रूल्स बना लिए जाएं तो बताइए डिस्प्यूट को रिड्यूस कम किया जा सकता है। ठीक वैसे ही ये एग्रीमेंट का भी काम है, पार्टनर्स के बीच कोई कंफ्यूजन डिस्प्यूट ना हो। तो जिस मुद्दे पे भी डिस्प्यूट है, कंफ्यूजन है, वो बात इसमें कंटेंट कर दो कि उसको ऐसे हैंडल करना है, आपस के डिस्प्यूट रुक जाएंगे। तो इसीलिए ये डीड एग्रीमेंट बनाया जाता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये डीड बनाना कंपलसरी है? तो हमने कहा ना ये एक आपसी समझौता है आपस में डिस्प्यूट या कंफ्यूजन हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि पार्टनर्स के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो ठीक है जी, हम डीड नहीं बनाते। जैसे चार दोस्त साथ में रह रहे हैं, अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट नहीं आ रहा है, सब एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, तो कोई जरूरत नहीं है रूल्स बनाने की। इसी ढंग से पार्टनरशिप में भी कोई जरूरत नहीं है डीड बनाने की, अगर आपके बीच अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो एक क्वेश्चन आपका उठता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्या ये पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? तो आंसर होना चाहिए नो, इट इज नॉट कंपलसरी। जरूरत है तो बनाइए, ना तो ठीक है। तो इसीलिए एक लाइन लिख भी लीजिएगा, लिखिए नोट, नोट लिख लीजिए, लिखिए कि it is not compulsory to have partnership deed। कंपल्सरी नहीं है क्या कि पार्टनरशिप, दैट इज, लिख लीजिएगा, दैट इज द मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। ये पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, डीड बनाया भी तो क्या, वैसे तो मैंने मीनिंग्स में लिखवाया कि दैट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन सर हम लोग ओरल में अगर लिख लिए तो क्या कोई दिक्कत है? हमने कहा एक तो ओरल कहीं प्रूफ नहीं है, हमने कहा जब बनाना ही जरूरी नहीं है तो ओरल रखो, रिटन रखो, कोई ढूंढता नहीं है। लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक अ पार्टनरशिप डीड, तो इसीलिए डीड ना हो, वो भी तो ओरल बेसिस हो, रिटन हो, लीगली आप कोई भी अगर देखा जाए तो वायलेशन नहीं होता, सब अलाउड है। ठीक है जी। तो ये कुछ बात की हमने पार्टनरशिप डीड की, क्या बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर पार्टनरशिप डीड, या पहले मैं यही बात कर लूं कि सर डीड में लिखे क्या क्या, एक चर्चा होती है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड की। तो कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो कंटेंट्स वाइज क्या फर्म का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, बिजनेस का नेचर क्या होगा वगैरह, ये सब चीज मेन बात लिख दो। और उसके बाद के कंटेंट्स बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। जैसे मैंने क्या कहा कि आपस में पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए हम लोग ये डीड बनाते हैं। तो डिस्प्यूट किस मुद्दे पे हो सकता है, ये अलग अलग लोगों में आपका अगर देखें तो अलग अलग कैटेगराइजेशन हो सकता है। जैसे 4 दोस्त साथ में रह रहे हैं, उनके बीच डिस्प्यूट किस मुद्दे पे होगा? क्या मुद्दा सबका फिक्स एक ही जैसा हो? नो। पता चलता है कि कई बार हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि जो डिस्प्यूट हो रहा है
एक 4 फ्रेंड हमारे अलग फ्लैट में रहते थे, उनका एक डिस्प्यूट का रीजन ये था कि एक दोस्त डेली खाना बना रहा है, सबको खिला रहा है, जाके मार्केट से सब्जी ला रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो डेली मार्केट सब्जी लाने जा रहा है तो किसी दिन पनीर ले आता है, किसी दिन नॉनवेज ले आता है, केवल रिच डाइट लाया जा रहा है। तो बाकी फ्रेंड्स इस बात से परेशान कि भाई ये देखो ना, डेली डेली जाता है, रिच डाइट, केवल पनीर नॉनवेज वगैरह ये सब लेकर आता है, जिससे हमारे सेहत भी खराब हो रहे हैं, एक्सपेंसिव हो रहा है। प्रॉब्लम यहां है। दूसरा दोस्त कह रहा है कि भाई मैं ही जा रहा हूं, ला रहा हूं, बना रहा हूं, खिला रहा हूं, बताओ, कुछ बोल रहे तब भी इनको दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में वहां रूल्स बनाया गया कि ठीक है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का वेजिटेबल्स तय किया जाए कि हाँ किस किस दिन क्या खाना है, किसी दिन ग्रीन वेजिटेबल, किसी दिन आपका पनीर, किसी दिन नॉनवेज, उसके लिए रूल्स बना दी जाए। दूसरे फ्लैट में कहता है कि लाओ कुछ भी बना दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। काम करने वाले तैयार नहीं है, सब सोए रहते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है, इसकी परेशानी है। तो रूल्स उस लिए बनाओ कि ठीक है, एक कौन सब्जी किस दिन लाने जाएगा, कौन बनाएगा, कौन सुबह का बनाएगा, कौन रात का बनाएगा। दैट मीन्स कि अलग अलग अगर ग्रुप में देखें तो अलग अलग प्रॉब्लम, बिजनेस में भी अलग अलग, आपके बिजनेस में अलग अलग डिस्प्यूट्स के रीजन हो सकते हैं, अलग अलग कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो जिस मामले से रिलेटेड आपके बीच कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड बातें आपके डीड में लिख दी जाएगी। तो इसी के लिए कंटेंट्स कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग बिजनेस कंसर्न के अलग अलग कंटेंट्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद भी कहा कि यदि आपने पार्टनरशिप डीड बनाया ही ना, या बनाया तो जो उसमें आपने जो भी कुछ लिखा है उसमें कुछ खास बातें ऐसे हैं जिसकी जिक्र नहीं हुई, जिसकी चर्चा नहीं हुई है, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि भाई अगर इन मुद्दों पे कोई चर्चा ना हुई हो या डीड बना ही ना हो तो कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं कि ये आप मान कर चलेंगे। तो आइए जरा पहले उसकी बात कर लें। पहले हेडिंग डालिए, लिखें, एक हेडिंग में लिखेंगे कि रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed. Rules applicable in the absence of partnership deed. ठीक है जी, कुछ रूल्स दिए गए हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कि अगर डीड में इन बातों की जिक्र ना हो या डीड ही ना बना हो तो फिर ये रूल फॉलो किए जाएंगे। फिर मेरा ध्यान दीजिएगा, रूल्स एप्लीकेबल कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन एब्सेंस, यदि डीड में अगर बात क्लियर है तो वही मानेंगे, एब्सेंस है, डीड में नहीं लिखी गई है, तब ये माना जाएगा। क्या? तो लिखिए पहले। नंबर 1, सबसे पहले बात हुई कि हमने कहा पार्टनर्स के बीच शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या रेशियो जरूरी इक्वल हो? नो, जो मर्जी रेशियो रख लो, 3:2, 4:2, 4:1, 5:1, 3:2:1, जो भी रेशियो रखना है रखो। लेकिन पता चला पार्टनरशिप डीड बना, लेकिन उस डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई चर्चा ही नहीं है, लिखा ही नहीं आपने, या मैं कह रहा हूं डीड ही ना बना हो तो भाई प्रॉफिट तो बटेगा ना, तो फिर किस रेशियो में बटेगा? तो वही एज पर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आपने पार्टनर के बीच कैसे बांटना है? इक्वली। तो लिखें, या पहले एक लाइन लिख लीजिएगा, लिखें एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आगे चल के लॉ में भी आप लोग पढ़ेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 कहता है इन द absence of partnership deed, the following rules or provisions will be applicable। ठीक है, कौन कौन सा रूल है? तो अब आइए डालिए नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड losses, profits and losses are to be shared equally, चाहे पार्टनर्स के बीच जो पार्टनर से कैपिटल इसमें आपने इंट्रोड्यूस किया है, हो सकता है अलग अलग पार्टनर ने, किसी ने 5 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख लगाया। इसके बावजूद यदि अगर आपने प्रॉफिट लॉस के रिस्पेक्ट में शेयरिंग की कोई चर्चा डीड में नहीं की है, तो प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। तो थोड़ा सा और इसमें जोड़ लीजिएगा कि irrespective of their capital contribution, भले ही उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक है जी। नंबर 2, मैं फिर कह रहा हूं, ये लाइन कब अप्लाई होगी? जब डीड साइलेंट है, डीड में कुछ ना लिखा गया हो या डीड ना हो तब। यदि अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया गया कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनके बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 में, तब बताइए क्या इक्वली का पॉइंट अप्लाई होगा? नो। ये कब अप्लाई होगा? जब डीड साइलेंट है तब। डीड साइलेंट है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो क्वेश्चन साइलेंट है तब। क्वेश्चन में अगर स्पेशली मेंशन्ड है कि 3:2:1 में बांटिए 3 पार्टनर के बीच, तो आपने 3:2:1 का रेशियो लिखना है। लेकिन लिखेगा 3 पार्टनर ए बी सी, पूरी कहानी दे दी हुई है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चर्चा क्वेश्चन में है ही नहीं। तो इसका मतलब बताइए उन तीनों पार्टनर के बीच आप प्रॉफिट का रेशियो क्या रखेंगे? तो इक्वल रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो हमने एज्यूम किया कि वो इक्वल जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि देखिए जो पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, 4 पार्टनर मिलकर मान लो बिजनेस कर रहे हैं, चारों ने कैपिटल लगाया, लेकिन उसमें एक पार्टनर जो बिजनेस में खूब टाइम दे रहा है, दुकान पे सुबह से शाम तक वही बैठ रहा है, डील कर रहा है कस्टमर को वगैरह वगैरह जो भी, बाकी 3 उतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर ज्यादा मेहनत कर रहा है वो फर्म से एक अलग से रेम्यूनरेशन की डिमांड कर सकता है। भाई मैं अलग से मेहनत कर रहा हूं, मेरा मेहनत आना दो। बाकी 3 उतना मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे दुकान पे। बिल्कुल लॉजिकल है। और फिर ये डीड में लिखी जाएगी, ठीक है, कि ये पार्टनर मेहनत कर रहा है, इसके लिए अलग से रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन इसके रूप में उसको अमाउंट दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिर वही बात कि ये बात डीड में लिखनी पड़ेगी। अगर डीड में ये बात नहीं लिखी गई तो चाहे कोई पार्टनर अलग से कितनी भी मेहनत कर ले, क्या उसको कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा? नो। ठीक, तो लिख लीजिए एक लाइन कि नो सैलरी या सैलरी और कमीशन is allowed, no salary commission is allowed to any partners
फॉर द, या टू एनी पार्टनर ही रहने दीजिए, टू एनी पार्टनर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस कंडक्ट करने के लिए उनको अलग से कोई भी रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक। पॉइंट नंबर 3, देखिए प्रोप्राइटरशिप में भी बात करते थे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे वर्ड की, तो उसमें तो अकेला होता था तो ना के बराबर ऐसी बातें आई तो एंट्री सीख ली थी हमने। लेकिन यहां पार्टनर्स, खासकर जब फर्म में अलग अलग अमाउंट कैपिटल का होता है, कोई 5 लाख लगाया, कोई 2 लाख लगाया, कोई 20 लाख लगाया, तो जो ज्यादा लगाता है उसको एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमें रेम्युनरेशन ज्यादा मिले। तो ऐसी स्थिति में एक अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी चर्चा की जा सकती है कि जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स कर देंगे कि हाँ 10% पर एनम की रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। बाहर से लोन लेने से अच्छा है कि हम आपका कैपिटल बढ़वा दे, 10% से देंगे, 5% से देंगे, 2% से देंगे, जो भी हो। तो ये बात क्वेश्चन बोलेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट है, यानी डीड साइलेंट है, कि डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसी बात नहीं लिखी गई है, तो क्या उसे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? कहता है नो। तो लिख लें, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shall be allowed, no to the partners। पार्टनर्स के लिए कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होंगे। ठीक है जी, नोट करते चलेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं, एक चर्चा यह भी होती है पार्टनरशिप में, क्या फर्म से अपने यूज के लिए पैसे निकालते हो, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स पे भी कई पार्टनर, कोई कम कोई ज्यादा निकालता है तो एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, उस पे इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते थे, तो कहते हैं अगर ऐसी अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो डीड में ये बात लिखें। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है, यानी आपके क्वेश्चंस में ऐसी बात ना दी गई हो, तो बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसी कोई बात होगी? कहता है बिल्कुल नहीं। हो सकती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीड में मेंशन करना होगा। अगर डीड में कोई बात नहीं लिखी है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती फर्म। तो आइए लिखें एक पेज पे, पॉइंट नंबर 3 तक हो गया था ना, पॉइंट नंबर 4 लिखें, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, to be charged on drawings of partners। ठीक है जी, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो खूब यूज होने वाला है, ये स्टार भी लगा देता हूं, ये ध्यान रखेंगे। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हो, पहली बात कैपिटल और लोन अलग अलग होता है। कैपिटल की बात हो गई, इन एडिशन जैसे अभी फर्म को पैसों की जरूरत है, तो फर्म ने सोचा कि बैंक को अप्रोच करके लोन लेते हैं, तो किसी पार्टनर ने उसे में बोला कि भाई ऐसा है कि आप बाहर से लोन लेने जाएंगे, हमारे पास पैसा, हम ही से लोन ले लो। तो बताओ फर्म को दुश्मनी है क्या कि नहीं नहीं पार्टनर से नहीं लेंगे, हम तो बाहर से ही लेंगे? अच्छी बात है, पार्टनर ले दे तो और अच्छी बात है। तो यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हो, तो वैसी स्थिति में उसको इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट का जो भी रेट आपके डीड में कंटेन होगा, उस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यदि कोई इंटरेस्ट की चर्चा ना हो आपके डीड में, तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा, तब भी उस पार्टनर्स लोन के एवज में इंटरेस्ट देना होगा फर्म को, और वो इंटरेस्ट का रेट फिक्स है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम। ये ध्यान में रखना है, बाकी चीज तो ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि यदि पार्टनर्स लोन देखें और लोन के इंटरेस्ट की कोई चर्चा ना भी हो आपके क्वेश्चन में, तब भी आपको उसको बताइए कितना परसेंट से इंटरेस्ट देना होगा पार्टनर्स को, 6% पर एनम। ध्यान रखिए लोन की मैं बात कर रहा हूं, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स कैपिटल पे क्या कोई इंटरेस्ट देना है? नो। पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम से। हाँ, रेट कम ज्यादा करना चाहते हैं तो डीड में लिखे, डीड में लिखा है 10% पर एनम, तो ऐसा नहीं कि नहीं लॉ तो 6% ही कहता है। नो, लॉ यहां कहता है यदि डीड साइलेंट हो तो, अगर डीड में आप कुछ लिख दिए हैं तो वो फिर आपका सर्वोपरि वो प्रिवेल करेगा, ना लिखा हो तब मेरी बात सुनना। तो आइए पॉइंट नंबर 5 डालें, वेयर any partner, where a partner give advance or loan to the firm, interest at the rate of 6% per annum, at the rate of 6% per annum is to be allowed। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? तो ये 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कोई कंटेंट्स नहीं बताया आपको। कंटेंट्स हमने कहा ना कि बिजनेस का नाम, पार्टनर्स के नेम, नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह लिखा, बाकी जो मर्जी आप कंटेंट्स डालो, इसके अलावा कुछ नहीं डालना, मत डालो, डीडी मत बनाओ, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये 5 इंपॉर्टेंट बात है कि यदि डीड साइलेंट हो या डीड ना भी बनी हो तो ये 5 रूल आप जरूर अप्लाई करें। रूल नंबर 1, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो इक्वली बांटो प्रॉफिट को। 2 हमने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। 3 कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट अलाउड, एक पॉइंट नंबर ऊपर वो भी हमने कहा पार्टनर सैलरी, कमीशन या अदर रेम्युनरेशन नॉट अलाउड। एंड द लास्ट वन हमने कहा कि यदि किसी पार्टनर ने लोन दे रखा हो तो उस पे इंटरेस्ट 6% देना होगा। ठीक है जी, तो ये है कहानी आपकी पार्टनरशिप डीड की। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली कुछ मीनिंग, कुछ फीचर्स, कुछ डीड की बात कर ली है। हालांकि मेन चर्चा तो बताइए हमें क्या करनी है सर, अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो आइए जरा उसी पे हम बात करें। फ्रेश पेज लीजिए, हेडिंग डालिए, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो हेडिंग डालिएगा वर्ड अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप पे। देखिए, अगर मैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात करूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब ने प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग की हुई है। बिल्कुल 11th में जितनी भी अकाउंटिंग पढ़े, चाहे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब चैप्टर, बताइए वो किसकी अकाउंटिंग थी? वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की थी। और मैंने स्टार्ट में भी, जब मैं एनपीओ स्टार्ट किया तब भी मैंने कहा था, और अभी फिर कह रहा हूं कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये 4 चैप्टर तो बाबू खूब अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ये 11th में ही डिस्कस होता है। तो इसीलिए ये ना जाने ये सर 11th की कहानी थी उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ये 4 चैप्टर जिंदगी भर काम आता है। तो इसीलिए फिर से 11th में रिवाइज कर लीजिएगा, उनकी जरूरत फिर यहाँ पे पढ़ने वाली है। कौन कौन सा चैप्टर? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। इतना तो खूब हमेशा जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, इसमें भी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप की होनी है, तो जैसे प्रोप्राइटरशिप बताइए जो अकाउंटिंग करता था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, वो किस बेस पे करता था? तो बेस था डबल एंट्री सिस्टम। तो क्या पार्टनरशिप कोई और सिस्टम फॉलो करेगा? नो, ये भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करेगा। इसलिए नॉर्मली जैसे अकाउंटिंग आपकी प्रोप्राइटरशिप की होती थी, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग आपकी पार्टनरशिप की भी होगी। हाँ, बस थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से 1-2 एडिशनल अकाउंट आपको बनाने पड़ सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग मोटे मोटी तौर पे देखें तो नो डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। बस कुछ एडिशनल अकाउंट्स जो कि जरूरत पड़ जाती है
सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो आपको एडिशनल बनाने पड़ सकते हैं। कौन कौन, वो अभी हम लोग देखेंगे भी। तो लिख लीजिए पहले 2 लाइन लिखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, partnership accounting are followed, here follow the principle of double entry system। यही बताइए कौन सिस्टम फॉलो करता है? डबल एंट्री सिस्टम। वर्ड ऑल्सो भी जोड़ना चाहे तो जोड़ दीजिए, ऑल्सो से समझ में आ जाएगा कि प्रोप्राइटरशिप में भी और पार्टनरशिप में भी। आगे बढ़िए, लिख लीजिए एक लाइन, नॉर्मली नो डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ऑफ proprietorship and पार्टनरशिप। कोई आपके प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में कोई फर्क नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, बस हमने क्या कहा था, जरूरत के हिसाब से कुछ एडिशनल आपको अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है, कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो लिखिएगा जरा, द ओनली difference that we have to prepare two new accounts, 2 नए तरह के अकाउंट, जो मेनली फंडामेंटल में हमने वही सीखना है। 2 नए तरह के अकाउंट मिलेंगे इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। 2 नए तरह के अकाउंट आपको तैयार करने होंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग। कौन कौन देते हैं? तो नंबर वन एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 नए अकाउंट इन एडिशन टू जो भी आप अकाउंटिंग करते थे पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में, वो सब तो करना ही है। ये 2 नए अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। और सच पूछिए तो ये 2 जो नए अकाउंट बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखें, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब वैसे ही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब फाइनल अकाउंट, तो उसमें ये 2 अकाउंट आपके बनाने पड़ सकते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको मेन यही 2 चीज सीखना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कैसे बनाया जाए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कैसे बनाया जाए। मेन यही 2 चीजें हमारी कवर हो जाएगी तो बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, इसमें अकाउंटिंग के साथ साथ थोड़ा कैलकुलेशन भी आपका ठीक होना चाहिए, यानी कुछ परसेंटेज वगैरह निकालने आपको पड़ सकते हैं, तो परसेंटेज थोड़ा ठीक होना चाहिए। वो अगर है तो बस ये चैप्टर में और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग यही शुरू करेंगे, कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे,
कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये सब देखना शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।